नमस्कार मित्रों, अपराजिता की वेदना भाग 6 में आप सबका स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। मैं पम्मी को व्यवस्थित करके उसे पढ़ाई में ध्यान और हर तरह से मदद की हिम्मत देकर घर लौटने के लिए ट्रेन में बैठ जाती हूँ। ट्रेन सरपट पटरी पर दौड़ी जा रही थी। मैं खिड़की से सूर्य को धीरे धीरे अस्त होते देख रही हूँ। पंछियों के झुंड कतार में आसमान से अपने आशियाने की तरफ लौट रहे थे। गाय और बैलों को लेकर चरवाहे भी अपने घर लौट रहे थे। हरे भरे खेत खलिहान और जीव जंतु ट्रेन की रफ्तार के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वे भी मेरे साथ सफ़र पर हैं। सूर्य का अस्त और चांद का उदय होना बहुत ही अलौकिक दृश्य मन को लुभा रहा था। पर जीवन के संकटों से कब उबर पाऊंगी, यह सोचकर मन घबरा भी रहा था। अपने पति के संकालू सोच से परिचित हूँ। वे महिला जाति, चाहे वो पत्नी हो या बेटी, उसकी भावना को दबाकर रखने वाले व्यवहार के चलते उनकी सोच कुंठा से ग्रसित और अहंकारी स्वभाव के कारण घर में दबदबा बनाए रखते हैं। वह घर मेरा भी है, लेकिन सिर्फ नाम का। कोल्हू के बैल की तरह अपने पारिवारिक जीवन की गाड़ी को खींच रही थी। मेरी भावना का कभी कद्र पति ने नहीं किया। एक महिला के नाते तो सम्मान की कल्पना करना इस जीवन में सोच से परे हो गया था। अफसोस, एक पत्नी और माँ के नाते भी रत्ती भर का भी सम्मान मुझे नहीं मिला। ट्रेन की सभी सीट पूरी तरह से यात्रियों से भरी थी। सभी लोग परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे और सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मेरे सामने वाले सीट पर हमसे कुछ बड़े उम्र के पति पत्नी बैठे थे। पति को देखा, वे अपनी पत्नी का हर छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रख रहे थे। रात होने पर दोनों एक साथ में प्रेम से भोजन करते हैं। उसके बाद पत्नी को जरूरी दवा जो वे नियमित लेती होगी उसे निकाल कर देते हैं और सोने के समय पहले पत्नी का बिस्तर भी लगाते हैं। मैं सामने वाले सीट पर लेटी लेटी सब देख रही थी। उससे ही आत्मीय रिश्ते में प्रेम और संबंधों का सम्मान करना और भावना का ख्याल रखना कहते हैं। मैं अपने पुराने ख्यालों में डूब जाती हूँ। मेरी जिंदगी किशोरवय अवस्था से ही हक की जद्दोजहद में गुजर रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण मेरा अशिक्षित होना और मायके की स्थिति का भी कमज़ोर होना। जब एक बेटी को उसके जन्मदाता ही विवाह के बाद सहारा देने से हिचकिचाने और अपनी ही संतान को बोझ समझने लग जाते हैं तो एक विवाहित महिला को नए जुड़े रिश्ते आखिर क्या समझ पाएंगे। मेरा वैवाहिक जीवन अविश्वास के साए से जूझता रहा। ऐसे में मैं अपने पति खिलाफ जूझने की शक्ति नहीं जुटा। इन बातों के विषय में सोचना और उस पर विचार करना तो वर्षों पहले ही छोड़ दिया था। मेरी पत्नी वाली जिंदगी बस कट रही थी और माँ वाली भूमिका निभाना मेरे जीवन की प्राथमिकता थी और इसे मैं दिल से निभा रही थी। माँ बाप के खराब रिश्ते के लिए बच्चे जिम्मेवार नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, माँ बाप के बीच जब रिश्ते तनाव भरा हो तो बच्चों की ज़िंदगी ज़रूर प्रभावित होती है। मेरे बच्चों की तो ज़िंदगी सचमुच प्रभावित थी। एक छोटा बेटा को छोड़कर सभी बच्चे पिता के डरते थे। खाने पीने और कपड़े लत्ते की कोई कमी पिता की तरफ से नहीं हुई। लड़कों की शिक्षा में रुकावट नहीं थी, पर बेटियों के प्रति भेदभाव वाला रवैया था। कुसुम के साथ जो हुआ उसकी टिस कलेजे पर आज भी हथौड़ी की तरह बसती है। पिता की जिम्मेवारी बस जैसे तैसे शादी करके मुक्त हो जाने भर की थी। उसके दुख तकलीफ से कभी कोई मतलब ही नहीं रखा और मुझे भी रोक कर रखा। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े वाद विवाद होना स्वाभाविक है, लेकिन क्रूरता की हदें पार करना हैवानियत है। पूरी तरह सोच में डूबा मन करवटें बदलता रहा। एक आध घंटे में ट्रेन पर लगने ही वाली थी। रेलवे के पेंट्री कार चाय और नाश्ता बेच रहे थे। मैं हाथ मुंह धोकर एक कप गरम गरम चाय खरीदकर पी लेती हूँ। घर पहुंचने के बाद तो महाभारत का कुरुक्षेत्र मेरा स्वागत करने के लिए तैयार होगा। उसका प्रारूप कैसा होगा और उसका परिणाम क्या निकलेगा, यह मुझे तनिक पता नहीं, पर कुरुक्षेत्र का बिसात तो बिछा मिलेगा। पासा कौन सा होगा, यह तो चयनकर्ता पर निर्भर करेगा। जब मुसल में सिर डाल दिया है तो अब डरने से क्या फ़ायदा। पम्मी की ज़िंदगी से समझौता तो अब नहीं करूँगी। उसे तो उसकी मंजिल तक अवश्य पहुँचा कर रहूँगी, आगे रब राखे। मैं सब कुछ सहन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। ट्रेन स्टेशन पर लगती है और मैं उतरकर रिक्शे से घर की तरफ बढ़ रही थी। घर में उदय के सिवा किसी को पता नहीं कि मैं आज घर आने वाली हूँ। रिक्शा दरवाजे पर रुकता है। उसे पैसे देकर घर का दरवाज़ा खुलवाती हूँ। काम वाली दरवाज़ा खोलती है। घर में बिल्कुल शांति है। काम वाली सामान अंदर रखती है और उसने पूछा, मालकिन चाय बना दूँ? हमने कहा हाँ बनाओ। मैं संदीप को पुकारती हूँ तो छोटा बेटा अमित बाहर आता है। कैसे हो अमित?
तुम्हें क्या मतलब है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? संदीप काम पर चला था और पति भी ऑफिस चले गए थे। अभी दिन के 11 बज रहे थे। मैं स्नान करने चली जाती हूँ। स्नान करने बाद जब चाय पीती हूँ, छोटे बेटे से पूछा, बाबूजी का मिजाज कैसा है? वह चुप रहा। यह बादल बरसने से पहले वाली आहट थी। काम वाली को कहा, आज दिन का भोजन बना दो, रात से मैं संभाल लूँगी। मैं दोपहर का भोजन करके सोने चली गई क्योंकि सफ़र की थकान थी। शाम के 6 बजे कॉलबेल बजा। मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। अंदर आते ही एक जोरदार तमाचा गाल पर पड़ी और मैं लड़खड़ाते हुए फर्श पर जा गिरी। संदीप दौड़ा आता है और मुझे उठाता है। एक क्रूर आवाज़, इसे कह दो फौरन मेरा घर छोड़कर चली जाए। लेकिन बाबूजी, माँ क्यों जाएंगी और कहाँ जाएंगी? यह सब इसे पहले ही सोचना चाहिए था। जब हमने मना किया था तो भी एक जवान लड़की को अकेले दिल्ली छोड़ आई। मेरे फैसले का इसने सम्मान नहीं किया। कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो इसकी जिम्मेवारी लेगी तुम्हारी माँ? पूछो इसे, कहो इस घर में इसके लिए अब कोई जगह नहीं है। मैं अभी चुप रहना ही उचित समझा क्योंकि मेरे पति रूपी पुरुष के स्वाभिमान और वर्चस्व को ठेस पहली बार जोर का झटका लगा था और इसे पचा पाना कठिन हो रहा होगा। सुबह तक शायद सब कुछ सामान्य हो जाए। अभी गुस्सा 7वें आसमान पर है। घर की शांति के लिए मौन रहना ही ठीक है। वैसे तो ऐसी परिस्थितियों में 2-4 होती आई हूँ, पर आज की बात असामान्य थी। मेरे पति कल्पना भी नहीं की होगी कि जिसे आज तक मैंने जैसे चाहा वैसे रखा, आज इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे आ गई। मैं अभी की स्थिति को भाप कर वहाँ से हट जाती हूँ, पर वे गरज रहे थे और सुबह तक अगर ये छोड़ कर नहीं जाएगी तो समझ लेना क्या होगा। सुबह तक स्थिति सामान्य होगी। मैं घर में रहूंगी या मेरा निष्कासन होगा। मुझे सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। अपराजिता के अतीत के एक और पन्ने में झांकने के लिए अगले भाग तक हमारे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत जल्द आने वाली है बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ।